नमस्कार सभी को, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का ब्राह्मी एकेडमी में। मैं अभिषेक रावत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आपका एमपीपीएससी प्री 2025 में 7th यूनिट में जो विज्ञान का पोर्शन दिया गया है, उस विज्ञान के पोर्शन को मैं पूर्णतः तरीके से कवर कराने वाला हूँ। मैं शुरू में यह नहीं कहूँगा कि आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक बार पढ़ के देखो, आपको पूरा का पूरा दे दूँगा। ये सब ऊंच नीच की बातें मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरे भाई, आपसे बस एक बिंदु पर चर्चा करूँगा। आप अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यदि आप में खुद परिवर्तन ना आए कॉन्सेप्ट को लेकर, आपकी अंतरात्मा आपसे खुद ना कहे कि हाँ सही जगह गए हैं, तो आप कमेंट में लिख देना। और अच्छा लगे तो अच्छी राय ज़रूर व्यक्त करना। हम बिना किसी देरी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, जो 7th यूनिट में बिंदु नंबर 4 दिया गया है, मानव शरीर संरचना, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसी बिंदु में बहुत सारे मेरे मित्र खफा हो जाते हैं। मानव शरीर संरचना बस एक कल्पना कर लेते हैं अपने आप को समक्ष रख कर, लेकिन दोस्त इतना गहरा टॉपिक है यह कि आपको महीनों लग जाते हैं, फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसी मानव शरीर संरचना को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से आपके दिमाग में सुव्यवस्थित ढंग से बैठा दूंगा कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। मेरे भाई, सबसे पहले हम एक विद्यार्थी जीवन में लोक प्रचलित टॉपिक पाचन तंत्र के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम पाचन तंत्र को स्टार्ट करते हैं। अब पाचन तंत्र में सबसे पहले आप पाचन पर चले जाते हो कि पाचन क्या कहलाता है, डाइजेशन क्या कहलाता है। लेकिन मैं यदि आपसे यह क्वेश्चन कर दूं कि पाचन तंत्र क्या है, तो फिर यह क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन हो जाता है। सर, हमने तो अभी तक यह देखा था कि पाचन क्या होता है और वैसे हमने रट लिया था। लेकिन यदि आप पाचन तंत्र को नहीं समझोगे तो मेरे भाई आप पाचन पर कैसे चलेंगे? मेरा आपसे क्वेश्चन यह है। ऐसे आपके शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स चलते हैं। आपने नाम सुना होगा श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र। ऐसे लगभग आपके शरीर में 9 सिस्टम्स चलते हैं और यह सिस्टम्स आपकी लगभग 80% बॉडी का निर्धारण करते हैं। मैं यदि यूं कहूं कि इनमें से कोई एक सिस्टम यदि काम करना बंद कर देगा तो आपका शरीर फिर किसी लायक भी नहीं रह जाएगा। सबसे पहले हमें पाचन तंत्र क्या कहलाता है इस पर डिस्कशन करना है। दोस्त मेरे, यह बात आपको पता है कि सर मानव शरीर और प्रत्येक सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, जिसे आप अपनी नग्न आंखों से भी नहीं देख पाते हो, क्योंकि बहुत छोटी होती है, माइक्रोमीटर में होती है। कोशिका की जो साइज है ना, उसको माइक्रोमीटर में मापा जाता है। कैसे आप अपनी नग्न आंखों से देख पाओगे? बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। यह जो मैंने आपको 5 शब्द बताए हुए हैं, इससे भी आपके दिमाग में यह क्लियर नहीं होता कि हमारा शरीर बना कैसे है। यही बात सबसे पहले स्पष्ट करनी है कि आपका शरीर कैसे बना है। और यदि आपको यह पता चल गया कि आपका शरीर कैसे बना है, तो मेरा आपसे वायदा है आप यह भी समझ जाओगे कि संरचना शरीर में संगठित कैसे हुई है। दोस्त, आप डेफिनेशन पर मत जाइए, आप यहां पर आओ। हम एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं और आपका बिंदु है मानव शरीर। थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे चलते हैं पाचन पर, है ना। इस मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। ह्यूमन बॉडी की बेसिक यूनिट कौन होती है? तो आप कहोगे सर सेल होती है, हाँ ना। यह बड़ी बेसिक सी बात है और यह कोशिका मिलकर आपस में ऊतक का निर्माण करती हैं, यानी कि सेल मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और यह ऊतक मिलकर मेरे भाई
अंग का निर्माण करते हैं, यानी कि टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और यह अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। अभी बस आप इसे देखते चलो, सारी बात बिंदुवार तरीके से क्लियर हो जाएगी। और यह अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। सर कैसे, जरा एग्जांपल बताइए। देखो मेरे भाई, आपको मैं दिख रहा हूं, आपके आसपास भी दूसरी शक्ल के हमारी ही जाति के और दूसरे इंसान आपको दिख रहे हैं, यानी कि वह एक शरीर है, आपको आपके आसपास शरीर दिख रहा है। यदि मैं उस शरीर को तोड़ूं तो शरीर को तोड़ने पर हमें शरीर से कौन सी छोटी यूनिट प्राप्त होगी? तो आप कहोगे सर ऑर्गन सिस्टम्स। आपको अभी तक सीधी ले जाया जा रहा था, मैं आपको उल्टा ले जाऊंगा, फिर आपको सीधा अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने शरीर को तोड़ा तो मेरे को अंग तंत्र प्राप्त हुए, बॉडी को ब्रेक करने पर हमें ऑर्गन सिस्टम्स प्राप्त होते हैं, और जैसे ही मैंने ऑर्गन सिस्टम्स को ब्रेक किया हमें प्राप्त होते हैं ऑर्गन्स, यानी कि अंग तंत्र को तोड़ने पर हमें अंग प्राप्त होते हैं। जैसे ही ऑर्गन को मैंने ब्रेक किया हमें प्राप्त हुआ टिश्यू, अंगों को तोड़ने पर हमें ऊतक प्राप्त होते हैं, और जैसे ही ऊतक को मैंने तोड़ा हमें कोशिका प्राप्त होती है, यानी कि टिश्यू को तोड़ने पर हमें सेल प्राप्त होती है। यदि मैं आपसे यह कह दूं कि शरीर से छोटी यूनिट का नाम क्या है, तो बहुत सारे हमारे मित्र कंफ्यूज हो जाते हैं। शरीर से छोटी यूनिट का नाम क्या है? आपका जवाब होगा अंग तंत्र, यानी कि बॉडी से छोटी यूनिट कौन सी होती है? ऑर्गन सिस्टम्स। और शरीर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो आप कहोगे सेल होती है। जब आपने इस पूरे के पूरे शरीर को तोड़ दिया तो लास्ट में आपको प्राप्त हुई कोशिका। पूरी बॉडी को तोड़ने पर आपको सेल प्राप्त हुई। तो एक बात तो यहां से यह स्पष्ट हो जाती है कि यदि हमारे शरीर में कोशिका नहीं है तो हमारा शरीर व्यर्थ है, हमारा शरीर कोई कार्य करने के लायक है ही नहीं। यानी कि यह कोशिका हमारे शरीर की, या फिर मैं यूं कहूं कि प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिकाएं आपस में इकट्ठा हुई, ऊतक बन गई। हड्डी आपका एक ऊतक है, हड्डी अंग नहीं है, हड्डी एक ऊतक है। तो यह भी किन्हीं ना किन्हीं कोशिकाओं के इकट्ठे होने से बनी हुई होगी ना। अब यदि मैं इस हड्डी की कोशिका को ही नष्ट कर दूं तो हड्डी ही नहीं रह जाएगी। अब हड्डी नहीं रह जाएगी तो ये तो फिर जो हमारी स्किन है एक कपड़े के समान ऐसे आप मोड़ सकते हो, हड्डी खत्म हो जाएगी तो। हाँ ना, कल्पना कीजिए कितने व्यवस्थित ढंग से भगवान ने आपको बनाया हुआ है। अब मेरे भाई हमें इस शब्द पर डिस्कशन करना था। सर अंग तंत्र क्या है यह बताइए। दोस्त मेरे, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। तो ऊतक क्या है? आप कहोगे सर यह तो कोशिकाओं का समूह है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल। क्या है आपका? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स आपका टिश्यू है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। तो अंग क्या है? आप कहोगे सर यह भी ग्रुप है। और यह अंग ग्रुप किनका है? तो आप कहोगे मेरे भाई सर यह ऊतकों का समूह है ना। इसी प्रकार बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो फिर ऑर्गन सिस्टम क्या है? आप कहोगे सर यह भी ग्रुप है। ऑर्गन सिस्टम किसका ग्रुप है? तो आप कहोगे यह ऑर्गन्स का ग्रुप है, यानी कि अंगों के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर आपके शरीर का निर्माण कर देते हैं। तो शरीर क्या है? आप कहोगे सर शरीर भी एक ग्रुप ही है। और यह शरीर किसका ग्रुप है? आपका जवाब होगा ऑर्गन सिस्टम्स का ग्रुप है। आपके शरीर में जैसे मैंने अभी नाम लिए थे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र, यह सभी तंत्र मिलकर ही ना आपके शरीर का निर्माण करते हैं मेरे भाई। तो शरीर किनका ग्रुप है? ऑर्गन सिस्टम्स का।
अब इस शब्द पर जरा आप फोकस करिए, यह आपको बड़ा खेल करवाने वाला है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। अंगों के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है ना। अब मैं पाचन तंत्र की ही चर्चा कर लेता हूँ। आप सभी को यह बात पता है कि पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है, लेकिन भोजन का पाचन होने के लिए भोजन का इंटेक तो करना पड़ेगा ना, भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे ही आपने फूड का इंटेक किया, वह भोजन आपका मुख में प्रवेश कर गया। मुख से होते हुए वह ग्रसनी में प्रवेश किया, जिसे आप ईसोफेगस कहते हो। ग्रसनी से होकर वह स्टोमक में जाता है, पेट में जाता है। पेट से होते हुए वह छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाता है। तो यह जो मैंने नाम लिए हुए हैं, मुख, ग्रसनी, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, यह सभी के सभी अंग हैं। और यह सभी अंग एक साथ मिलकर कार्य क्या कर रहे हैं? भोजन को तोड़ने का ना, ताकि आपका भोजन पच जाए। तो यह सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, और उस तंत्र को आप कह देते हो पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या है? उन अंगों का समूह है, मैंने अभी आपको अंग के नाम बताए हुए थे, उन अंगों का समूह है जो एक साथ मिलकर पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उन अंगों के समूह को मिलाकर जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। अब यदि मैं आपसे पाचन की बात करूं, देखना जरा ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे आप खाने में क्या खाते हो? खाना खाते हो। आपने कहा सर दाल, रोटी, सब्जी, फलाना ढिकाना, जो जो भी आप खाते हो, चाहे वेज खाओ चाहे नॉन वेज खाओ। आप मेरे लिए और अब से आपके लिए एक बात जान लो, मात्र केवल मोटे तौर पर, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मोटे तौर पर 3 ही पोषक तत्वों को ग्रहण करते हो, 3 ही न्यूट्रिएंट को इनटेक करते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अच्छा, मैं यदि आपसे यह कहूं कि आप खाने में बड़े बड़े अणुओं का सेवन करते हो या छोटे छोटे अणुओं का सेवन करते हो, और सरल भाषा में कहूं, आप खाने में जटिल भोजन को इनटेक करते हो या फिर सरल भोजन को इनटेक करते हो, तो आप कहोगे सर हम खाने में खाते हैं जटिल भोजन। लेकिन कई ऐसे हमारे मित्र हैं जो कहते हैं कि सर हम खाने में खाते हैं सरल भोजन। अच्छा, फिर मैं उनसे कहता हूं कि यदि आप खाने में सरल भोजन खाते हो तो आप उन्हें चबाकर और छोटा क्यों करते हो? जैसे ही आपने रोटी खाई, रोटी को चबाया, रोटी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। आपने पानी पिया, क्या पानी को चबा पाओगे? आपकी इतनी क्षमता है कि आप पानी को और छोटे अणुओं में तोड़ दोगे? नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि पानी खुद में ही सरल अणु है, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता है, सबसे छोटा अणु है, तो इसे आप तोड़ नहीं पाओगे। आप तोड़ोगे उन्हें जो अपने आप में बड़े हैं। तो आप खाने में खाते हो बड़े बड़े अणुओं को, आप खाते हो खाने में लार्ज मॉलिक्यूल को, आप खाने में खाते हो कॉम्प्लेक्स फूड को, यानी कि जटिल भोजन को। और आपके शरीर को कॉम्प्लेक्स फूड, लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि जटिल भोजन या फिर बड़े बड़े अणुओं से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। आपके शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, सरल भोज्य पदार्थ से, छोटे छोटे अणुओं से, स्मॉल फूड से, इजी फूड से। इससे आपके शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो सर यह काम हमारे शरीर के अंदर ही होता होगा ना, कि भोजन को तोड़ तोड़ के उसको सबसे छोटा बना दिया जाए ताकि हमारे शरीर को उस भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति मिल जाए। आपके शरीर के अंदर ही होता है। देखो कैसे, आपने एक्चुअली में खाने में खाया कॉम्प्लेक्स फूड, जिसे आप कह सकते हो मेरे भाई जटिल भोजन। क्या? जटिल भोजन। और यह जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है,
यह कन्वर्ट होगा इजी फूड में। किसमें? इजी फूड में, जिसे आप कहते हो सरल भोजन। जिसे आप क्या कहते हो? सरल भोजन कहते हो। समझे मेरी बात? अब मेरे को एक बात बताओ मेरे भाई, यह कॉम्प्लेक्स फूड इजी फूड में बदल रहा है। कोई ना कोई तो एक ऐसा फैक्टर होगा आपके शरीर के अंदर जो इस कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट कर रहा है, जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित कर रहा है। जब तक आप उस फैक्टर को नहीं पकड़ पाओगे तब तक आप पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। यानी कि एक वह चीज जो इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की नस है वो है एंजाइम। क्या है? एंजाइम। अब यहां से यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पाचन कौन कराता है? निम्नलिखित में से पाचन कौन कराता है? एंजाइम, हार्मोन्स और अन्य दो ऑप्शन होंगे। आपका आंसर हुआ एंजाइम। क्या बिना एंजाइम के पाचन संभव है? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। समझे मेरी बात? हीरो है पाचन तंत्र का कौन? एंजाइम। कभी नहीं हो पाएगा, है ना? अब देखो, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से मैंने डेफिनेशन लिखी है, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। और यह डेफिनेशन आप बाखूबी तरीके से समझ गए हैं। अब मैं इसको साफ करता हूँ, चलते हैं आगे की ओर। अब मेरे भाई, यह जो आपका भोजन है, यह भोजन प्रवेश कर चुका है मुख गुहा में, जिसे आप मुख भी कहते हो। इसके बहुत सारे नाम हैं, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। यह सारे के सारे नाम आपके मुख के ही हैं, जिसे मुख गुहा, बक्कल गुहा, ओरल गुहा कहा जाता है ना? तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस मुख में हमें मेनली 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। देखो, इसके अंदर दांत भी हैं, जीभ भी है व लार भी है ना? लार किससे निकलती है? वो हमारा वाद का क्वेश्चन है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। अब देखिएगा मेरे भाई, यह जो मुख गुहा है, इसमें हमारे मुख्यतः 3 बिंदु होने वाले हैं। पहला बिंदु है आपका दांत, जिसे आप कहते हो टीथ, है ना? और दूसरा बिंदु है आपका जीभ, जिसे आप कहते हो टंग। और तीसरा बिंदु है आपका सलाइवा, जिसे आप कहते हो लार। समझे मेरी बात? हमें इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए मेरे भाई आप, दंत, और इस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा कर ही ली जाए, है ना? दांत थोड़ा अच्छा लगता है डेली लाइफ में यदि यूज करते हैं वर्ड। आप दंत ही लिखना परीक्षा में, थोड़ा है ना, शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करोगे तो नंबर ज़्यादा मिलते, प्रभावित होता है। चेकिए, दांत, जिसे आप कहते हो टीथ। अब मेरे भाई, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन यहाँ से यह क्रिएट होता है, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडेंटोलॉजी। क्या कहता है? ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, टीथ स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है? आप कहोगे उन्हें कहा जाता है डेंटिस्ट, उन्हें कहा जाता है दंत चिकित्सक, है ना? मेरे भाई, आपको आपके जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। एक बार तो दांत शुरुआत में आते हैं, जन्म होने के पश्चात वो तो गिर जाते हैं, जिन्हें आप दूध के दांत कहते हो। उसके बाद जो दांत आते हैं वो स्थायी रहते हैं। यदि वह गिर गए तो आपको फिर नकली दांत लगवाने पड़ेंगे, और कोई दूसरा चारा है नहीं आपके पास।
तो सर यदि हमारे जीवन में दांत 2 बार आते हैं तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि दांत द्विबार दंती होते हैं। दांत कैसे होते हैं? द्विबार दंती होते हैं, है ना। अच्छा, आपके जो दांत हैं 32 दांत होते हैं, ये जो 32 के 32 दांत हैं, क्या यह एक जैसे होते हैं बिल्कुल आकार में? नहीं ना, यह विषम होते हैं आपस में, कुछ सम होते हैं, पूरे दांत एक जैसे नहीं होते, यानी कि दांत विषम होते हैं, यह भी इनका गुण है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, दांत कैसे होते हैं, तो आप कहोगे विषम दंती होते हैं, यानी कि हेट्रोडोंट होते हैं, है ना। द्विबार दंती को कहते हो डाइफाइडोंट। अच्छा, सारे के सारे दांत हैं जो आपके, देखो दांत तो जीवन में आपके गिरते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका दांत गिरा ना हो। दांत गिरने के पश्चात उस स्थान पर जब आप जीभ लगाते हो तो एक अलग सा स्वाद का अनुभव होता है, लेकिन आप यह भी तो अनुभव करते हो कि वहाँ पर एक गड्ढा भी दिखाई देता है, आपको एक सॉकेट दिखाई देता है, एक गर्त दिखाई देता है। यानी कि यहाँ से एक बात यह स्पष्ट होती है कि वे दांत उस गड्ढे में फिट होते हैं, सॉकेट में लगे हुए होते हैं, उस गर्त में लगे हुए होते हैं, यानी कि दांत गर्त दंती भी होते हैं। समझे मेरी बात? तो यह 3 बिंदु आपको याद रखना है। दांत गर्त दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं, डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट और थीकोडोंट। समझे मेरी बात? अब यह जो 2 दांत आते हैं उनमें से एक होता है स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। सबसे पहले आते हैं अस्थायी, बाद में आते हैं स्थायी। समझे मेरी बात? तो हमें इन दोनों बिंदु पर चर्चा करनी है, परमानेंट टीथ के बारे में और टेम्पररी टीथ के बारे में। इस तरह से हम आगे चलेंगे बिंदुवार तरीके से। तो आप बिना किसी देरी के हेडिंग लगाइए परमानेंट टीथ। एक तो इसको साफ ही करना पड़ेगा, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। जो आपके स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 32, है ना। और यदि नॉर्मली क्वेश्चन यह भी पूछा जाए कि दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब 32 ही होगा, है ना, क्योंकि अब आप वयस्क हो चुके हो और आपके शरीर में अब जो दांतों की संख्या है वही काउंट की जाएगी। आपसे कहा जाता है ना कि अब बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो, तो संख्या वही काउंट की जाएगी जो बड़े होने में आपके शरीर पर स्थित है। देखो हेडिंग लगाइए स्थायी दांत। स्थायी दांत जिसे आप कहते हो परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। पहला क्वेश्चन, स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? आपका जवाब होगा 32 होती है। स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? देखो दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहले मैं नाम लिख देता हूँ, फिर आपके ही शरीर में तो यह उपस्थित है मुख गुहा में, तो हम प्रत्येक प्रकार को समझ भी लेंगे कि कौन सा प्रकार हमारी मुख गुहा में कहाँ पर स्थित है। पहला होता है इंसीजर, जैसे आप कहते हो कृंतक। दूसरा होता है कैनाइन, जिसे आप कहते हो रदनक। तीसरा होता है मेरे भाई प्री मोलर। प्री मोलर को आप कहते हो अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। अच्छा, यह जो चवर्णक शब्द है, चवर्णक के पहले वाले जो दांत हैं उन्हें ही तो कहा जाएगा अग्रचवर्णक, यानी कि मोलर के पहले जो दांत आते हैं वो कहलाते हैं प्री मोलर। तो प्री मोलर के जो बाद आते हैं वो कहलाते हैं मोलर, यानी कि उन्हें कहा जाता है चवर्णक। यह दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, कोई चित्र मत देखो। आप जो चित्र के हिसाब से देखते हो ना, वो चित्र तो छोड़ दो, आपके मुख में ही दांत उपस्थित है, तो ऐसे ही बता देता हूँ, आपको याद हो जाएंगे। देखो मेरे भाई, 2 दांत नुकीले ऊपर होंगे
ऊपरी जबड़े में, 2 नुकीले दांत निचले जबड़े में होंगे। देखो ये है 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में, और इन 2 नुकीले दांतों के बीच में ऊपर 4 दांत होंगे तथा नीचे भी 4 दांत होंगे। नुकीले दोनों दांतों के बीच में 4 दांत ऊपर भी हैं, 4 दांत नीचे भी हैं, यही कहलाते हैं इंसीजर। तो 4 इंसीजर दांत ऊपर होते हैं, 4 इंसीजर दांत नीचे होते हैं। तो इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। यदि आपसे यह पूछा जाए कि कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, आप कहोगे सर 8 होती है। अच्छा, एक बात बताओ, जो नॉनवेज खाते हैं वो ज़्यादातर इन दांतों का प्रयोग करते हैं जो नुकीले दांत होते हैं, जिन्हें कैनाइन कहा जाता है। अच्छा, कुत्ते को देखना कभी, जब कुत्ता मांस को चीर फाड़ करता है, हड्डी को ले जाता है, तो कुत्ता उन नुकीले दांतों में ही हड्डी को पकड़ता है। मांस का चीर फाड़ वह कुत्ता इन नुकीले दांतों के बल पर ही कर पाता है। कैनाइन शब्द है ना, जो इस कैनाइन शब्द का अर्थ ही होता है लाइक अ डॉग, कुत्ते के जैसे। तो आपके शरीर में यह जो 2 नुकीले दांत ऊपर हैं और 2 नुकीले दांत जो नीचे हैं, टोटल कितने हो गए? 4। यह कुत्ते के समान होते हैं, है ना। तो कभी कभी घर वाले प्रेम से आपको कुत्ता कह देते हैं, हमें भी कहा गया है हमारे माँ पिता के द्वारा, तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात है नहीं। कैनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे सर 4 होती है, 2 ऊपर पाए जाते हैं, 2 नीचे पाए जाते हैं। अब देखो प्रीमोलर, इस तरफ आओ आप, नुकीले दांत के इस बाईं ओर तथा नुकीले दांत के ऊपरी जबड़े में इस दाईं ओर। बाईं ओर इस तरफ 2 दांत ऊपरी जबड़े में, दाईं ओर इस तरफ दांत कितने? 2 ऊपरी जबड़े में। तो 2 2 कितने हो गए? 4। ऐसे ही नीचे बाईं ओर 2 दांत, दाईं ओर 2 दांत, 2 2 4 2 6 2 8। तो अग्र चवरणक दांतों की संख्या कितनी हो गई? आप कहोगे सर 8 हो गई। समझे मेरी बात? टोटल कितने हो गए? 8 4 12, 8 20, होते कितने हैं? 32। तो बचे हुए 12 हैं, कौन से होंगे? आपके मोलर। समझे मेरी बात? बचे हुए 12 क्या हैं? आपके मोलर। आप काउंट कर सकते हैं कितनी संख्या हो गई? 32 हो गई। अच्छा, इनका कार्य पूछा जाता है कि यह काम क्या करते हैं। यह जो आपका इंसीजर है ना, कृंतक, दोस्त मेरे, यह कृंतक भोजन को कट करने का कार्य करता है, यानी कि यह भोजन की कटिंग करता है। समझे मेरी बात? यह जो रदनक है, यह भोजन को चीरता है, फाड़ता है। तो आप यह लिख सकते हो कि कैनाइन दांत भोजन की चीर फाड़ करता है, रिप ऑफ, इसका कार्य होता है चीर फाड़ करना, चीर फाड़ करना, भोजन की ही करेगा। अग्रचवर्णक, यह क्या करता है? आप जैसे जामफल खाते हो, जामफल जब तक आप अपने मुख में पीस नहीं देते हो ना, तब तक आप उसको निगलते नहीं हो, है ना। अग्रचवर्णक दांतों का कार्य होता है ग्राइंडिंग करने का, यानी कि यह भोजन को पीसने का कार्य करता है, भोजन को पीसने का कार्य करता है। और जो चवर्णक है, यह क्या करते हैं? यह जो आपका भोजन है ना, उस भोजन को मिक्स करने का कार्य करते हैं। इसका कार्य है भोजन की मिक्सिंग करना, यानी कि भोजन को मिलाने का कार्य किनके द्वारा किया जाता है? आप कहोगे चवर्णक दांतों के द्वारा किया जाता है। समझे मेरी बात? अब देखो मेरे भाई, यह बात आपको समझ में आ गई है। इनके कार्य भी आपको याद रख लेना है, कार्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर में। देखो प्रत्येक क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अच्छा, 4 प्रकार के कौन से दांत होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। ICPM ऐसे भी याद कर सकते हो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। समझे मेरी बात? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है? आपका जवाब होगा 8। कैनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है? जवाब 4 होगा। प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? जवाब 8 होगा। तथा मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? जवाब आपका 12 होगा। समझे मेरी बात? अच्छा सर, इंसीजर दांत कार्य क्या करते हैं? कटिंग करने का।
कैनाइन क्या करते हैं? चीर फाड़ करने का कार्य करते हैं। प्री मूलर क्या करते हैं? भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तथा मूलर दांत क्या करते हैं? आप कहोगे भोजन को मिलाने का कार्य करते हैं, यानी कि मिक्सिंग का कार्य करते हैं। लेकिन आपने एक और शब्द सुना होगा, अक्कल दाढ़, विजडम टीथ। इसके बारे में अभी तो चर्चा करनी है ना। यह विजडम टीथ कब आते हैं? हमारे शरीर में इनका कार्य क्या होता है? अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अक्कल दाढ़ की संख्या कितनी होती है? विजडम टीथ की संख्या कितनी होती है? चलो मैं ही बता देता हूँ, 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो इस प्रकार तो आपके शरीर में दांतों की संख्या 36 होनी चाहिए फिर, क्योंकि मैंने आपको पहले यह बताया कि आपके शरीर में दांतों की संख्या 32 होती है। और फिर मैं आपसे यह कहता हूँ कि अक्कल दाढ़ 4 होते हैं, यानी कि विजडम टीथ की संख्या 4 होती है। तो 32 4 कितने हो गए? 36। यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है मेरे मित्र। देखना जरा ध्यान से, कब आते हैं और किन प्रकार के दांतों में शामिल होते हैं। देखो, जब आप विजडम टीथ की बात करते हो, किसकी? विजडम टीथ, यानी कि अक्कल दाढ़ की बात करते हो। सुनना मेरी बात को ध्यान से। पहले तो संख्या लिखो, इनकी संख्या कितनी होती है? आपका जवाब होगा सर इनकी संख्या होती है 4। हाँ है ना। अब मेरे भाई, यह कार्य क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब यह सर हमारे शरीर में मात्र केवल उपस्थित होते हैं। जी, यह मात्र केवल आपके शरीर में उपस्थित होते हैं, यह कार्य कुछ भी नहीं करते हैं। और ऐसे अंग जो मानव शरीर में मात्र केवल उपस्थित होते हैं, कार्य कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे अंग को कहा जाता है अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो यानी कि सर यह जो 4 अक्कल दाढ़ हैं, यह हमारे शरीर में कार्य ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार यह चारों के चारों अक्कल दाढ़ अवशेषी दांत कहलाए। बिल्कुल सही। यह चारों के चारों वेस्टिजियल टीथ होते हैं, यानी कि अवशेषी दांत होते हैं। वेस्टिजियल टीथ होते हैं, यानी कि अवशेषी दांत होते हैं। समझे मेरी बात? और यह 17 से 21 वर्ष के उम्र के बीच में आते हैं। यह आपको तुरंत नहीं आ जाते हैं कि आप बड़े हुए, 3-4 साल में आपके दांत गिरने लग गए, फिर आपको परमानेंट टीथ आ गए। उसके बाद 17 से 21 वर्ष, किसी किसी को तो 22-23 में भी आते हैं। और एक होते कहाँ है? पीछे पीछे होते हैं ना। और कौन से प्रकार के दांतों में इन्हें काउंट किया जाता है मालूम है? इन्हें काउंट किया जाता है मूलर प्रकार के दांतों में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो, मैंने आपसे क्वेश्चन कहा, ऐसे कितने मूलर दांत हैं जो कि अवशेषी दांत भी होते हैं? आप कहोगे 4। अवशेषी दांत किन प्रकार के दांतों में शामिल होते हैं? मूलर प्रकार के दांतों में शामिल होते हैं। समझे ना मेरी बात? तो यह पॉइंट आप लिख लीजिएगा, यह मूलर दांतों में शामिल होते हैं। यह मूलर दांतों में शामिल होते हैं, है ना। यह मूलर दांतों में शामिल होते हैं। समझ गए मेरी बात? ये रहे आपके वेस्टिजियल टीथ। चलो, आपसे एक सामान्यतः सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने आपसे कहा कि हाथी के जो 2 दांत बाहर निकले हुए होते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना, वह कौन से प्रकार के दांत होते हैं, है ना। बताओ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। तब तक आगे चलते हैं। इसके बाद आप अगली हेडिंग लगाइएगा, टेम्पररी टीथ, यानी कि अस्थाई दांत। हेडिंग क्या है आपकी? टेम्पररी टीथ, यानी कि अस्थाई दांत। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है?
आपका जवाब होगा सर 20 होती है। देखना ज़रा कैसे, इसमें भी बड़ा मामला है और उसी मामले को तो समझना है ना। देखो देखो मेरे भाई, पहले आप हेडिंग लगा लो, अस्थायी दांत। टेम्पररी टीथ, है ना। दोस्त मेरे, इन अस्थायी दांतों को ही कहा जाता है मिल्क टीथ। इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मिल्क टीथ। इन्हें कहा जाता है दूध के दांत। दूध के दांत कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? अब सुनना मेरी बात को गौर से मेरे भाई। इनकी संख्या कितनी होती है? आपका जवाब होगा सर 20 होती है। कितनी होती है? 20। और मैंने आपसे क्या कहा था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका जवाब था सर 4 प्रकार के होते हैं। देखना ज़रा ध्यान से, यह जो 20 दांत है जो कि अस्थायी दांत होते हैं, इनको हम चारों प्रकार में डिवाइड कर देते हैं। पहला प्रकार क्या था हमारा? इंसीजर यानी कि कृंतक। दूसरा प्रकार क्या था? कैनाइन यानी कि रदनक। तीसरा प्रकार क्या था? प्रीमोलर यानी कि अग्रचवरणक। व चौथा प्रकार क्या था? मोलर यानी कि चवरणक। समझना मेरी बात। इंसीजर दांतों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 8 बताई थी। कैनाइन दांतों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 4 बताई थी। अच्छा, इंसीजर दांतों की 8 संख्या मैंने किस में बताई थी? परमानेंट टीथ में। कैनाइन की 4 संख्या किस में बताई थी? परमानेंट टीथ में। टेम्पररी टीथ में भी इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, लेकिन प्रीमोलर एक भी नहीं होता है, यानी कि 0 है। समझे मेरी बात? और यह क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थायी दांतों में अग्रचवरणक दांतों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। टेम्पररी टीथ में प्रीमोलर दांतों की संख्या 0 होती है। समझे मेरी बात? मोलर दांत कितने होते हैं? तो आप कहोगे 8 होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो यह दूध के दांत हैं, यह तो आपको बड़ी छोटी सी उम्र में आ जाते हैं, 3-4 साल में, है ना। और जो 4 मोलर टीथ हैं जिन्हें आप अवशेषी दांत भी कहते हो, विजडम टीथ भी कहते हो, अक्कल दाढ़ भी कहते हो, वे आते हैं 17 से 21 की उम्र में, है ना। तो यानी कि मोलर दांत की संख्या 8 होती है अस्थायी दांतों में। अब आप काउंट कर सकते हो 8 8 16 4 20। समझ गए मेरी बात? बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखो, दंत सूत्र आपसे निकालने के लिए कहा जाता है और यहाँ पर आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हो दंत सूत्र में। आप करते हो घिस पिट कर याद, 3-4 बार लिखोगे, या कब तक याद करोगे? और मैंने तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी देखे हुए हैं तैयारी करते हुए कि वो कॉपी को सामने खोल लेते हैं, फिर अपनी लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हैं और देख देख कर। भाई एक बार कॉन्सेप्ट को समझो, एक बार उस पर नज़र मार लो, बंद करके कॉपी में लिखो जो कुछ लिखना है, देख कर मत लिखो। हाँ, बंद कर कर लिखोगे, हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा ही कि एक बार में आप पूरा ना लिख पाओ। जब पूरा जहाँ पर भी आपको भूलेगा ना, तो आप दोबारा कॉपी को खोल कर देखोगे, आपको याद आएगा हाँ यहाँ पर भूला है, दोबारा वो आपको भूलेगा भी नहीं, यह बात भी याद रखना। देखो डेंटल फॉर्मूला निकालते हैं। डेंटल फॉर्मूला यानी कि दंत सूत्र को निकाल कर देखते हैं, है ना। मेरे भाई पहले हम निकालते हैं टेम्पररी टीथ का डेंटल फॉर्मूला, है ना। डी टी एफ
इसका मतलब क्या है? टेम्पररी डेंटल फॉर्मूला, अस्थाई दांतों का दंत सूत्र। अब देखो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन सा है? इंसीजर। दूसरा कौन सा है? कैनाइन। तीसरा कौन सा है? प्रीमोलर। चौथा कौन सा है? मोलर। अब मेरे को एक बात बताओ, अस्थाई दांतों में इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती? 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे, तो लिख दो 4/4, है ना। अच्छा, कैनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है टेम्पररी टीथ में? आप कहोगे 4 होती है, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, है ना। प्रीमोलर कितने होते हैं? 0 होते हैं, तो 0 भी ऊपर लिख दो, 0 भी नीचे लिख दो। यहाँ पर मैथ मत लगाते जाना कि 0 को 0 से भाग दे दिया, इनफाइनाइट आ गया, 2 को 2 से दे दिया, ख़त्म हो गया, 4 को 4 से दे दिया, 1 आ गया, तो ये मत करना, है ना। मोलर कितने होते हैं टेम्पररी टीथ में? 8 होते हैं, तो 4 ऊपर मोलर होते हैं, 4 नीचे मोलर होते हैं। यह हो गया आपका सूत्र, अस्थाई दांतों का दंत सूत्र। इसी प्रकार से हम स्थायी दांतों का दंत सूत्र भी निकाल लेते हैं, है ना। परमानेंट डेंटल फॉर्मूला, स्थायी दांतों का दंत सूत्र। अब देखो स्थायी दांत में जो इंसीजर है वो कितने हैं? 8। 4 ऊपर पाए जाएंगे, 4 नीचे पाए जाएंगे, समझे मेरी बात। कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 2 ऊपर होंगे कैनाइन, 2 नीचे होंगे कैनाइन। प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो 4 ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे, कौन से? प्रीमोलर। मोलर कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो 6 ऊपर होंगे, 6 नीचे होंगे, कौन से? मोलर दांत। समझ गए मेरी बात। अब देखो इसमें से आप 2 को कॉमन कर सकते हो। यदि मैं इनमें से 2 को कॉमन करूंगा तो इंसीजर बचेगा 2 ऊपर, 2 नीचे बचेगा इंसीजर, है ना। यहाँ 1/1 हो जाएगा कैनाइन, प्रीमोलर 2/2 हो जाएगा, और मोलर कितना होगा? आप कहोगे सर 3/3 होगा मोलर। समझ गए मेरी बात। तो यह 2 प्रकार से आपको किताबों में लिखा हुआ दिखाई देगा। अब यदि आप याद करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 21, 23, बस आपको यह क्रम याद होना चाहिए। ICPM, आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब है प्रीमोलर, और एम का मतलब है मोलर, है ना। 21, 23, 21, 23, और इंटू में 2 भी याद रखना है। 21, 23 इंटू 2 तो आपका आ जाएगा 42, 46 आ जाएगी यदि 2 से गुणा करोगे। समझ गए मेरी बात। ये रहा आपका डेंटल फॉर्मूला। आशा है कि यह क्लास आपको समझ में आई होगी। देखो शुरुआत हमने कहाँ से की? पाचन तंत्र की। अभी पाचन तंत्र खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा बचा हुआ है, और बहुत जो बचा हुआ है ना पूरा पढ़ा के दूंगा आपको। फिर उसके बाद बताना यदि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो, आपकी गलती से क्वेश्चन गलत होगा। यदि आप समझ लोगे ना इसको, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये वायदा है मेरा आपसे। अब देखो मेरे भाई, यह जो पाचन तंत्र है, एक इसकी स्टार्टिंग हमने पाचन तंत्र शब्द से ही की। आपको बताया पाचन तंत्र क्या कहलाता है। उन अंगों का समूह जो एक साथ मिलकर पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन अंगों के समूह को मिलाकर जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। फिर हमने पाचन के बारे में डिस्कशन किया कि पाचन क्या कहलाता है। तो मैंने आपसे वहाँ पर एक क्वेश्चन यह पूछा था कि आप खाने में छोटे छोटे अणुओं को खाते हो या फिर बड़े बड़े अणुओं को खाते हो? तो आपका जवाब था सर हम बड़े बड़े अणुओं को खाते हैं। तो फिर मैंने आपसे कहा कि आपके शरीर को बड़े बड़े अणुओं से भोजन की प्राप्ति नहीं होती है, आपके शरीर को भोजन की प्राप्ति होती है छोटे छोटे अणुओं से। इसका तात्पर्य यह होता है कि हमारा शरीर इन जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित कर देता है, कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट कर देता है, जिसे आप पाचन कहते हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करने का कार्य आपके शरीर के अंदर किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका जवाब होगा एंजाइम के द्वारा किया जाता है। यानी कि पाचन कौन कराता है? आपका जवाब होगा एंजाइम कराता है ना। अब आपने भोजन को खा लिया, यह भोजन आपके मुख में प्रवेश कर गया। समझे मेरी बात। जब आपका भोजन मुख में प्रवेश किया तो मैंने आपसे कहा कि मुख में मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन कराने वाला हूँ। अभी बहुत सारा बचा हुआ है, लार, लार की ग्रंथि। अभी मज़ा आएगा आपको जब मैं ये आपको बताऊँगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मुख में हमें 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन करना था, दांत, और दूसरा था जीभ, और तीसरा था लार, है ना। दांत को आरंभ किया। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। टीथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट कहा जाता है। दांत आपको आपके जीवन में 2 बार आते हैं, इसका तात्पर्य यह होता है कि दांत द्विबार दंती होते हैं। दांत
गड्ढे में फिट होते हैं, यानी कि दांत गर्तदंती भी होते हैं, ठीकोडोंट होते हैं। सारे दांत एक जैसे नहीं होते हैं, इसका तात्पर्य यह निकलता है कि दांत विषमदंती भी होते हैं, है ना, हेटेरोडोंट भी होते हैं। जो दो बार हमारे जीवन में दांत आते हैं उनमें से एक होता है अस्थायी, दूसरा होता है स्थायी, यानी कि टेम्पररी और परमानेंट। सबसे पहले हमने चर्चा की है परमानेंट टीथ के बारे में। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? आपका जवाब होगा 32 होती है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। परमानेंट टीथ में इंसीजर दांतों की संख्या 8 होती है, कैनाइन दांतों की संख्या 4 होती है, प्रीमोलर दांतों की संख्या 8 होती है तथा मोलर दांतों की संख्या 12 होती है। बिंदुवार तरीके से मैंने इनके कार्य भी आपको बताए हुए थे। इंसीजर दांत क्या करते हैं? कटिंग करने का कार्य करते हैं। किसको? भोजन को। कैनाइन का कार्य क्या होता है? चीरफाड़ करना, रिप ऑफ करना। तथा प्रीमोलर दांतों का कार्य क्या होता है? ग्राइंडिंग करने का कार्य करते हैं, यानी कि भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। मोलर दांत क्या करते हैं? यह भोजन को मिलाने का कार्य करते हैं, मिक्सिंग करने का कार्य करते हैं। इसके बाद विजडम टीथ के बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की हुई है। अक्कल दाढ़ कितनी होती है? 4। यह कार्य कुछ भी नहीं करते हैं, आपके शरीर में मात्र केवल उपस्थित होते हैं। इन्हें कहा जाता है अवशेषी दांत। हमारे शरीर में ऐसे कितने दांत हैं जो कि अवशेषी होते हैं? 4। और यह जो विजडम टीथ है ना, यह मोलर प्रकार के दांतों में शामिल होते हैं, यानी कि ऐसे कितने मोलर दांत हैं जो अवशेषी होते हैं? 4 होते हैं, है ना। वेस्टिजियल टीथ जिसे आप कहते हो। फिर हमने टेम्पररी टीथ के बारे में चर्चा की। इन्हें मिल्क टीथ भी कहा जाता है, दूध के दांत भी कहा जाता है। अब मेरे भाई, इनकी संख्या होती है 20। इंसीजर होते हैं इनमें से 8, 4 होते हैं कैनाइन, प्री मोलर 0 होता है तथा मोलर होते हैं 8। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी दांतों में प्री मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, अग्रचवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? आपका जवाब होगा 1 भी नहीं होती है, यानी कि 0 होती है। फिर मैंने आपको डेंटल फार्मूला बताए। डेंटल फार्मूला निकालना बहुत आसान है, और डेंटल फार्मूला तभी निकालना जब यह पिक्चर जो मैंने अभी आपको बताई है, जब तक यह पूरी की पूरी पिक्चर आपके दिमाग में बैठ ना जाए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय हिंद।